दीपक डोभाल एंड आई एम सीनियर एंकर विद जी बिजनेस। सबसे पहले मार्शल कपूर सर के पास ही जाना चाहूँगा और मैं बहुत प्लेन रखूँगा इस कॉन्वर्सेशन को। दो इसके पार्ट होंगे। पहला होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेन पॉइंट्स, कौन कौन से हमारे पेन पॉइंट्स हैं, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत सिंपल इसमें रखेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को भी ज़्यादा अच्छे बिगर पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझने का मौका मिले। सो डॉक्टर कपूर, स्टार्टिंग विद यू सर, आपका एक बड़ा अनुभव रहा है सर आर्म फोर्सेस के साथ साथ विदेशों में भी आप लिंकन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। पेन पॉइंट्स आपको क्या लगते हैं, ये स्किल गैप क्यों है हेल्थ केयर सेक्टर में? आज भी डेटा अभी AHPI के डॉक्टर खेतपाल ने दिया, वो इतना बड़ा स्किल गैप क्यों नज़र आता है सर? थैंक यू मिस्टर दीपक। लगता है मुझे भी हिंदी में बोलना चाहिए, कोई सवाल हिंदी में पूछा है तो मैं कोशिश करके हिंदी में ही जवाब दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बात मैं मिक्स करके बोलूँगा। सबसे पहले मैं विलास को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मैं शिवानी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ के उसने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। आई थिंक इट इज़ माई प्रिविलेज, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर स्टेइंग पुट even after lunch and remaining engrossed, although I can't see you and probably you can see me better. Now coming to the pain points. देखिए, मैं पहले हर चीज़ का एक कारण होता है, everything has a root cause. So I will begin, the pain point begins of because of shortage. हमारे पास हेल्थ केयर वर्कफोर्स में हर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हों, वी हैव एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ हेल्थ केयर वर्कफोर्स। क्यों हमारे पास ये शॉर्टेज है? हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, उसके तहत हमारी शॉर्टेज है। हम कोई भी रेशियो बना लें, हम चाहे आयुष डॉक्टर को ऐड करके 1:854 कर दें, 1:811 पॉपुलेशन कर दें, लेकिन जाहिर है WHO ने बड़ा क्लियर कट बोला था मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स का रेशियो 1:1000 होना चाहिए। ये WHO ने बोला था। खैर हम इसको 1:811 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा स्क्यूड है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, रूरल एरिया में आपके पास कम है, अर्बन एरिया में रिलेटिवली ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा हैं, सम हैव नॉट्स। अब इसमें हम इसको स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। ये शॉर्टेज हमारे पास है क्योंकि हम इतने लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत है? अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वी हैव ऑन वन साइड पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, हु आर स्ट्रेस्ड आउट, who are burnt out because of emotional stress, because of extra working hours. So they are burnt out syndromes. दूसरी तरफ हम एक बंदे को भेजते हैं प्राइमरी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेशेंट है लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए अपनी कॉम्पिटेंस को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, उसका हो जाता है रस्ट आउट सिंड्रोम। वहाँ बैठा बैठा क्या नॉलेज गेन कर, जो की भी है वो भी वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता ऑन ग्राउंड, बिकॉज इट डज नॉट हैव द अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो नाउ वी डीलिंग विद टू कैटेगरीज, a person who is burnt out because of excessive workload and he doesn't have time to upskill himself because he is burnt out. The other person does not have opportunity because he is rust out. Extremes. तो मैं इस पूरे डिस्कशन को, तो मेरे को पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द टू भारत्स, the Bharat and the India. We must understand them. We have got people who are not there where they are required, and those who are there, they are being rusted out. They do not, we don't have confidence in them. They become referral centers. Refer to community health center, refer to district hospital, refer to so and so specialist. Medical officer आज की तारीख में ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? That means there is some deficiency in us, in the governance. So let us start with governance. Are we governing properly our healthcare resources? No matter what the political will be there, but we are lacking in governance of our healthcare resources. We are not optimally utilizing them, therefore leading to this enigma of having a skewed distribution and having skilled people becoming unskilled due to non-utilization of their skills. अब हम बोलते हैं इनको अपस्किल करिए, जो स्किल दी थी वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो लोग। Let's start now from there.
are our medical colleges giving that competence to that medical officer to take care of certain skills? Now, what are those skills that he requires when he has to work independently in a primary health center? Does he have those skills for diagnosis, for treatment, and for carrying out emergency interventions? Does he have the confidence once he leaves the medical college and goes there? वो बेचारा पहले 4.5 साल तो किसी ने स्किल दी नहीं, उसको थ्योरी पढ़ाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम हमने लगा दिया. We have a competence based curriculum laid down by NMC, but nobody is monitoring how it is being implemented. वो implement भी हुआ कि नहीं हुआ, उसको वो सब चीज़ें नो आ गया, नो हाउ शो हाउ पेपर पे है, नो हाउ शो हाउ डज, सब कुछ है पेपर के ऊपर, लेकिन क्या वास्तव में हम उसको ये स्किल्स दी, कौन मॉनिटर कर रहा है? Again, there is a divide between private medical colleges and your government medical colleges. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बंदा चला गया तो वो उसको जाहिर है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, मुझे पास होना ही होना है, चाहे मेरे को स्किल मिले या ना मिले. ही हैज़ टू बी पास्ड बिकॉज अदरवाइज द पेरेंट्स विल गेट आफ्टर द मेडिकल कॉलेज. तो दे विल डू एनीथिंग टू गेट दैट पर्सन पास्ड विदाउट द रिक्विजिट स्किल्स. एंड दीज स्किल्स आर नॉट ट्रांसलेटेड ऑन ग्राउंड बिकॉज ही डजंट हैव द स्किल्स. जब वो इंटर्नशिप करता हम उसको नीट पीजी में लगा देते हैं, करो MCQs, पढ़ो, गेट योर नीट पीजी. तो जो हम लोग इंटर्नशिप में करते थे वो अपने फर्स्ट ईयर पीजी में करता है. राइट सर, राइट सर. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. सो आपने जो बोला कि हमारा जो स्किल है वो कागज़ों पर ज़्यादा आधारित है, करिकुलम पर ज़्यादा आधारित है, लेकिन कॉम्पिटेंस बेस्ड नहीं है. तो अब मैं सॉल्यूशन पर आऊँगा सर, क्योंकि आपको जाना है, इसीलिए मैं बैक टू बैक आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ. मैं सब्जेक्ट मेरा है और मेरे पास टाइम की कमी है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशंस. Solutions are very simple, provided you have the will to implement the solutions. हमारे पास इंडिया इज परफेक्ट इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. हम लोग परफेक्ट हैं, सिर्फ हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है. मीन्स हमें ये डिसाइड करना कि जब हमारा मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से पास होकर आता है, नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग कॉलेज से पास होकर आती है, तो उसके पास ये बेसिक मिनिमम स्किल्स ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द पर्सन व्हेन यू आर ऑल अलोन in an environment where you have minimal facilities. ये हर चीज़ तो आपको यहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है. और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़ा सिंपल. मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, मेरे पास सडन कार्डियक डेथ के पेशेंट आ जाते. 28 साल का लड़का गया LRP के लिए, आके गिर गया एंड ही डाइड. वी डोंट नो व्हाई ही डाइड. अच्छा, किसी को MI हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ से इवैक्यूएशन का इतना लंबा चैनल है, बाय द टाइम यू इवैक्यूएट पेशेंट पासेस अवे. ये उत्तराखंड का हाल है, यही जम्मू कश्मीर का हाल है, यही नॉर्थ ईस्ट का हाल है, क्योंकि मैं तीनों सेक्टर्स में सर्व कर चुका हूँ. इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू सच अ प्रॉब्लम. हमने बोला क्यों भाई मर रहे हैं, हमने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा, कार्डियो बोला सर पता नहीं, यंग पीपल है, पोस्टमार्टम रिव्यू इज नथिंग, इन सम केसेस इट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अदर केसेस रिव्यू इज नथिंग. क्यों हुआ? इसे पॉसिबली सर कभी कभी कार्डियक अरिथमिया हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं होता है. तो मैंने कहा फिर इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? बोला सर आपका मेडिकल ऑफिसर ट्रीट कर ही नहीं सकता है. योर मेडिकल ऑफिसर इज इनकॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ MI एंड टू टेक केयर ऑफ अरिथमियाज इन दोज लोकेशंस. मैंने कहा उसने पढ़ाई तो करी है. बोला सर नो, ही कांट, ओनली कार्डियोलॉजिस्ट कैन डू इट. वी सेड ओके, लेट अस डू इट. आई गॉट ऑल माई मेडिकल ऑफिसर्स into Jammu medical into a hospital in Jammu, trained them on how to use AED. मैंने कहा कुछ ना मिले डिफिब्रिलेट कर दो, अगर बंदा मेरे क्या मर तो गया ही है. Learn how to defibrillate, learn how to use anti-arrhythmic drugs, learn how to do thrombolysis, और उसके बाद उसको इवैक्यूएट कर दो. उनको ऑटोमेटेड ECG मशीन देनी, वी कैन डायग्नोज सम एरिथमियाज, वी कैन एटलीस्ट डेफिनेटली डायग्नोज ST एलिवेटेड MI. उनको ट्रेन किया, उनको वहाँ डाला, उनकी स्किलिंग करी उन्हें मेडिकल ऑफिसर की. बिलीव मी, आई वॉज देयर. मैं पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास डाटा बहुत कम था, लेकिन उस 1 साल में हमारे को कोई भी नोबडी डाइड बिकॉज ऑफ MI एंड नोबडी डाइड बिकॉज ऑफ सडन डेथ आफ्टर कमिंग फॉर लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, क्योंकि हमने उसको स्किल कर दिया बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ माई कम्युनिटी. माई कम्युनिटी कंप्राइज्ड ऑफ सोल्जर्स who are otherwise healthy. तो इसलिए हमें कम्युनिटी की नीड आइडेंटिफाई करके
रीजनल मेडिकल कॉलेज को, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को उसमें स्किल देनी है कि हमारे स्टेट में इंडिपेंडेंट डॉक्टर को ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को ये चाहिए, कम्युनिटी को ये चाहिए। अगर हम वो आइडेंटिफाई करके इसकी स्किलिंग प्रदान कर दें, हमारी 75% प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। ऑल राइट सर, सो ऑन दैट नोट, आई मीन मुझे लगता है कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेन पॉइंट एंड देन अगेन प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन, मुझे लगता है बहुत संक्षेप में आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया। हम लोग बहुत एनलाइटेंड हुए सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको जाना है। एक्सक्यूज मी बिकॉज आई हैव टू गो मैडम, प्लीज आई शुड बी डूइंग दिस सर। मैं क्षमा याचना चाहता हूँ सर, खास से आपसे सर मेरे गुरु हैं, तो इनसे तो मेरे को क्षमा याचना लेनी पड़ेगी सर। आई हैव टू लीव सर। थैंक यू सर, प्लेजर हैविंग यू सर। थैंक यू। सो मूविंग ऑन, मैं अब डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल सर के पास आना चाहूँगा। काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखते हैं इनोवेशन, एजुकेशन एंड क्लिनिकल एक्सेलेंस में। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा सर ने कहा था कि वो आपके शिष्य हैं, तो जैसा बुद्ध ने कहा था ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, अनिर्वचनीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। फिर जब शंकर का वेदांत हम पढ़ते हैं तो फिर नेति नेति, इस प्रश्न का ये भी उत्तर नहीं है, वो भी उत्तर नहीं है। तो आपके शिष्य ने बड़े अच्छे तरीके से अनिर्वचनीय प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया। अब मैं आपसे चाहूँगा सर, ये जो स्किल गैप का जो इशू है, ये इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है? क्या हम कहाँ पर हम चूक रहे हैं? क्या हम पेन पॉइंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं सर, या पॉलिसी इंटरवेंशंस उस तरीके से नहीं हो पा रही है, माइंडसेट नहीं है, क्या चीज़ है सर, कहाँ है पेन पॉइंट असली? थैंक यू दीपक। मैं भी थैंक कहना चाहूँगा वेलर को, मोहित को, शिवानी को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड माय को पैनलिस्ट, जिसमें मैं सोचता हूँ कि मेरी कुलीग जो डून मेडिकल कॉलेज की डीन है वो भी मेरे साथ हैं। मैं दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का 10 साल डीन रहा, डायरेक्टर रहा, इसलिए डीन टू डीन ज़्यादा एफिनिटी हो जाती है। हम बात करें टोटल हेल्थ केयर मैन पावर की, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, उसमें और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन आते हैं, चाहे वो हमारे डेंटल के BDS हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और अलाइड हेल्थ ग्रुप, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, क्योंकि ज़रूरत तो हम सबकी, ये सब स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। किस चीज़ के पिलर्स हैं? जो कि अल्टीमेटली पेशेंट को एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो हमारे दोस्त पवन कपूर साहब ने मेडिकल डॉक्टर्स की बात की, लेकिन मैं थोड़े से टाइम में टोटलिटी की बात करूँ। जहाँ तक मेडिसिन डॉक्टर की बात है, गवर्नेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, बता दिया कि इतने 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 कमरे होने चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, इतने मशीन होने चाहिए, सब कुछ बता दिया, और ये भी बताया कि कितने मरीज होने चाहिए। मैडम, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इंडिया हैज़ गॉट बिग नंबर पॉपुलेशन, और ये जो हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के, सर यू विल एग्री विद मी, we don't want anybody to suffer, but unfortunately sufferings are there. So I always say, madam, one thing, that unfortunate suffering of human being becomes fortune for medical education, medical research. हम चाहते नहीं है, लेकिन वो है, तो उसके लिए हमें अपने आप की मेडिकल एजुकेशन को, एक रिसर्च को, इनोवेशन को, वो हम और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं। अब भी हम वही देखते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है। हमारी इच्छा क्या है कि हम वो सिस्टम क्रिएट करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमको फॉलो करे। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? वी हैव बेस्ट ऑफ ब्रेन्स,
क्लिनिकल मटेरियल अस्पताल में जब हम मेडिकल कॉलेज में सीखते हैं दीपक, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लिनिकल मटेरियल हम जानते हैं सरकारी अस्पताल है तो मैडम का ओपीडी कितने 1000 लोगों का होता है। देखिए, मैं जिस कॉलेज से हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, मेरा 5000 का ओपीडी होता था। तो ये सोचो, मेरा बच्चा जो पढ़ता था, सीखता था, वो कितने ज़्यादा मरीजों को देख के समझ के सीखता था। उसके दिमाग में एक केस आप देख लो, आपकी ज़िंदगी भर याद रहता है वो। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ जगह जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि कोई मरीज आया तो उसके लिए हम लोग बस भेजते हैं, जाओ भाई उसको लेके आओ। तो ये एक सिस्टम में कहीं ना कहीं हमने मरीज नहीं है। बाकी मशीन ये सब चीज़ें मेडिकल एजुकेशन की एक्सपेंसिव है, ये जान लीजिए, ये सस्ता नहीं है। हाँ, सस्ता तब होगा जो हमसे पहले यहाँ बात कर रहे थे, वी हैव टू ब्रिंग आवर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनटू यूज, जिसके लिए एफर्ट्स आर गोइंग ऑन एंड आई एम ग्लैड दैट उत्तराखंड इज आल्सो वर्किंग इन अ बिग वे। बट डॉक्टर्स तो खैर हमने बनाए, उनकी स्किलिंग जो हमारा एनएमसी है वो कोशिश कर रहा है कंपटीशन बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, जो एट प्रेजेंट आप लोग फॉलो कर रहे हैं, कि हम बच्चों को स्किल सिखाते हैं। लेकिन यदि हमने उस बच्चे को ये कह दिया कि तेरा एमबीबीएस का फ्यूचर कुछ नहीं है, तुझे एमडीएमएस करना है, तो वो बच्चा एमबीबीएस पे ध्यान ही नहीं देता है, वो एमडीएमएस की प्रिपरेशन में लगता है। इसलिए उसके दिमाग में वो सब नहीं आता जो कि उसको सीखना चाहिए। राइट। तो ये हमको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि बच्चा जो आज सीख रहा है उसके बारे में सोचे। और उसके साथ साथ नर्सेज, ठीक है, देयर आर गुड कॉलेजेस, देयर आर बैड कॉलेजेस। कुछ जगह तो मैं देखता हूँ 4 रूम में नर्सिंग कॉलेज चलते हैं और हम होने दे रहे हैं। क्यों होने दे रहे हैं? पैरामेडिकल, अलाइड हेल्थ ग्रुप हो रहे, एजुकेशन के नाम पे केवल हम। तो ये क्वालिटी, बिलीव इन क्वालिटी, क्वांटिटी इज सेकेंडरी, बिलीव इन क्वालिटी। जब तक क्वालिटी नहीं लाएंगे हम अपने सोच में, तो हमारी प्रोडक्ट, अरे मैं देखता हूँ एक आदमी 10 के बराबर होता है। राइट। और 10 आदमी भी एक का काम नहीं कर सकते जिनको आता है। राइट सर। अभी मैं तय कहूँगा। यस सर। सो यू हैव ओपनड अ न्यू पर्सपेक्टिव कि हमें स्किल गैप, नंबर्स के साथ साथ हमें क्वालिटी में भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा बल्कि क्वालिटी पे भी काम चलेगा। गीता जैन मैम हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि हम ज़्यादा डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सर ने बहुत अच्छे से हमारी नर्सेज और पैरामेडिकल जो वर्क फोर्स है उसके बारे में भी बात की। और अभी अगर हम हिंदुस्तान में इस वक्त जिस वक्त बात कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, अगर हम WHO के ही मानकों को लेंगे तो 1000 पॉपुलेशन पर 2.5 नर्सेज होनी चाहिए। और हमारे पास WHO के स्टैंडर्ड पे 1000 पे 3.5 नर्सेज होनी चाहिए। हमारा अभी 2.5 नर्सेज पे चल रहा है। ये मैं नेशनल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। उत्तराखंड में शायद इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति हो या इससे बेहतर हो, बट चिंताजनक स्थिति है। और उसमें एक और चीज़ जो आ जाती है गीता मैम, वो है कि हमारे पास जो स्टाफ है भी, उसको रिटेन करने में हमें प्रॉब्लम आती है। एक बार आ गया स्टाफ, उसके बाद वो टिकता नहीं है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर से जो हाई प्रेशर जॉब्स होती हैं। आपका इस पे क्या अनुभव है मैम, कि रिटेन कैसे करना है हाई प्रेशर जॉब में, और वहाँ पर आपके जो अनुभव रहे हैं अगर आप उन्हें साझा कर पाएँ। First of all, I would like to thank Velox Media for inviting me here, and a special thanks to Shivani for coordinating it so well and making me come here. And I would also like to thank my co-panelists. Kapoor sir has left, and Dean sir, I am just a student in front of you, sir. Thank you so much. And the other co-panelist. This is a very relevant question. आपने बोला कि हायर करना और रिटेंशन नहीं होता है, आया और छोड़ के चला जाता है। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
और स्पेशली ये केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, अच्छी स्टाफ नर्सेज हैं या पैरामेडिकल हैं वो भी नहीं मिलते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण, जैसे मैं गवर्नमेंट सेटअप में हूँ तो मैं ये बोलूँगी एक मेन कारण, एक सैलरी एक बहुत बड़ा कारण है। एक जैसे कि अगर यू हैव टू ऑफर सैलरी एट पार विद द इंडस्ट्री, अगर सोचिए बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी इवन इफ़ दे आर प्राइवेट, अगर उनमें सैलरी जो गवर्नमेंट सेटअप से ज़्यादा मिल रही है तो पीपल विल नॉट वर्क विद द इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दे वुड लाइक टू लीव सूनर और लेटर, दे विल कम हियर एज अ स्टेपिंग स्टोन कि थोड़े टाइम कर लेते हैं टिल आई गेट अ बेटर ओपनिंग। तो दैट अ सैलरी इज़ अ वेरी बिग इशू जो एक हायर हम करते हैं और हम रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ टाइम करा फिर वो चला जाता है। ऐसी गुड स्टाफ नर्सेज दे विल कम, बट इफ़ लाइक we have like nurses में the problem would be less because if we are being a government setup the salary is better लेकिन जो हम वैसे जो हायर करते हैं contractual basis पे there the salary is an issue, तो if they'll get a better salary they will leave, तो salary has to be up at par। government sector में doctors की salary is very less as compared to the private sector में the salaries are very high, तो that is the reason कि why we are unable to retain। अनदर इज़ कि आप देखोगे कि जब भी लोग आते हैं आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ देयर कि ऑलमोस्ट 30% जो है वो छोड़ के चले जाते हैं फर्स्ट 6 months में। तो रीज़न वो कहते हैं कि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ बीइंग वेलकम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि जब आप कहीं भी आप व्हेन यू आर रिक्रूटेड एट समवेयर तो देन अ सेशन शुड बी देयर, दैट पर्सन शुड बी द सीनियर्स एंड जूनियर्स दे शुड बी इन्वाइटेड, दे शुड बी अलाउड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे शुड हैव ही शुड से अलाउड वो जो रिज़ाइन करके क्यों जाता है कि उसे लगता है ही फील्स डिजेक्टेड, ही फील्स कि आई एम नॉट बीइंग रिवॉर्डेड और माई इफ़ आई एम नॉट कि कुछ गड़बड़ हो गई तो आई वॉज गिवन रिटन एक्सप्लेनेशन और वॉट एवर। तो ऑल दीज थिंग्स जस्ट आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई से कि लाइक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज सर दो वी आर डीलिंग विद 2 lives एट वन टाइम। माँ है, उसके माँ के पेट में बच्चा है, तो वी आर स्केयर्ड कि माँ को भी कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज द 2 lives आर एट स्टेक। तो दे आर कभी कभी मिस्टेक्स आर ऑल्सो देयर, गड़बड़ भी हो जाती है, कभी कुछ हो गया। तो आई ऑलवेज से टू माई रेजिडेंट्स कि ठीक है कुछ भी हो गया, आपने डांट दिया कुछ भी, लेकिन बाद में फिर चाय समोसा खिला दो, उस बैठ के बात कर लो एंड यू शुड अप्रिशिएट ऑल्सो वॉट एवर गुड दैट पर्सन हैज़ डन। तो आपको एक अप्रिसिएशन या एक रिवॉर्ड अगर मिल जाए तो यू फील वेलकम एंड यू फील कि यस यू ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू दैट पेशेंट। पूरी रात आप खड़े हैं और फिर सिर्फ केवल आपको डांट पड़ी तो दैट पर्सन विल फील्स बैड। आपने स्टाफ नर्स को भी डांट दिया तो शी विल फील बैड, लेकिन अगर आपने उससे हाथ मिला लिया, आपने चाय समोसा बैठ के खा लिया एंड यू अप्रिशिएटेड रखी नहीं सिस्टर देखो उसमें आप पेशेंट में आपने इतना अच्छा काम किया था, यू वर एबल टू सेव दैट पेशेंट और या शी वेंट होम विद अ गुड आउटकम, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो जैसे देखने में मिल रहा है कि सिस्टर्स आर दे आर ओवरबर्डन्ड विद द रिटर्न वर्क, तो रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दैट ऑल्सो इज़ अ रीज़न जैसे कि रिटर्न वर्क इतना ज़्यादा है कि वी डोंट गेट टाइम टू सी द पेशेंट। एक जो आजकल स्पेशली कोविड हैज़ टॉट अस द वैल्यू ऑफ टेलीमेडिसिन, तो इन द सेंस कि जैसे आप बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे जो अच्छे प्राइवेट सेटअप्स हैं तो दे आर ऑफरिंग ऑन home work they are offering, the doctors can work online especially in the field of radiology and pathology, तो रिपोर्ट्स वगैरह जो रेडियोलॉजी वगैरह की दे कैन वर्क फ्रॉम ऑनलाइन from their homes also, so that is very good especially for the young doctors या patients, the persons who have got families या young kids to look after, and a hospital has also nursing को भी उन्होंने online करके देखा कि what they said जो physical nurse है वो उसके vitals वगैरह ले लेगी और जो online nurse है वो उसकी histories भर सकती है, maybe that person has got blood pressure or maybe that person has got diabetics या asthmatic है, तो all that history can be filled by her online and that it will come to the physical nurse, so that also will help in reducing the कि patient की जाए ना हमारे doctors और nurses उन पे workload थोड़ा कम आ जाएगा और flexible working hours हो जाएंगे तो we'll be able to retain more of doctors and more of the staff this way. All right. And if we ease the written work तो that also will make a huge lot of difference. और एक तो बहुत important चीज़ है, the interaction between juniors and seniors is very important. तो we should have a monthly meeting where the juniors and seniors can interact कि आपने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, तो that and a positive feedback goes a long way.
एंड एज सर ने जो बात बोली थी कि अब जैसे आपने एक सर्जन को बुला के आपने डॉक्टर कपूर सेड इट कि आपने उसको पेरिफेरी में पोस्ट कर दिया पहाड़ में. अब ही इज़ अ सर्जन लेकिन वहाँ पे ना ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो वो कैसे सर्जरी कर पाएगा? तो ही विल लीव. वो ही सेड रस्ट सिंड्रोम, ही विल लीव. तो आप उसे कैसे रिटेन कैसे कर पाओगे आप उसको? तो यू कैन ओनली रिटेन अगर आप पेरिफेरी में भी यू विल हैव टू गिव एन एनेस्थेटिस्ट, यू विल हैव टू गिव अ ब्लड बैंक, तभी तो वो ऑपरेट करेगा, वरना हाउ विल ही ऑपरेट? तो फिर आप रिटेंशन की बात करें तो वाई शुड ही? आपने कार्डियोलॉजिस्ट को मान लो यू वांट टू पोस्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ न्यूरोसर्जन इन द पेरिफेरी, तो वाई विल ही वर्क एंड हाउ लॉन्ग वुड ही बी पोस्टेड देयर? उसके तो हाथ रस्ट कर रहे हैं, ना सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि ब्लड बैंक नहीं है, ना एनेस्थेटिस्ट है, और तो और ऑपरेशन थिएटर अच्छा नहीं है, स्टाफ नर्सेज एक है केवल. तो दीज आर द रीजंस कि वाई we are unable to retain the good people. Thank you, Dr. Jain. I must say, this is for the first time I've come across so minute observations. क्योंकि अब तक हम सोचते थे कि स्किल गैप एक ऐसा इशू है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, करिकुलम नहीं है, बट उसमें भी आपने रिटेनरशिप के जरिए, और ये सब स्किल गैप का हिस्सा है मैम, कि कैसे सैलरी एक बहुत बड़ा इशू है. मैं अभी पढ़ रहा था तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं? दे वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर, नंबर 1. देन सेकंड टीचर, राइट. थर्ड वो होटल में जाना चाहते हैं और फिर विदेश में जाना चाहते हैं, फिर वो सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहते हैं. एंड देन थर्ड वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. बट पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की जो प्रेफरेंस है उनकी, वो मुझे बहुत पीछे नज़र आई. और उसके पीछे के कारण साफ नज़र आ रहे हैं मैम, कि एक तो इनसिक्योर जॉब, आपने जैसे बताया क्लरिकल बहुत ज़्यादा है, पब्लिक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो इंटरेक्शन है वो कभी कभी इतना वायलेंस का रूप अख्तियार कर लेता है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा ऐसे प्रोफेशन में जाए. वो बस लास्ट पॉइंट में वही ऐड करना चाह रही थी. yes, कि मेन एक रीज़न आपने देखा होगा ना कि गए किसी कुछ इंसिडेंट हुआ तो पेशेंट मर गया तो रिश्तेदारों ने क्या किया? डॉक्टर को मार डाला. Absolutely. देयर वाज अ इंसिडेंट लास्ट ईयर कि अ गायनेकोलॉजिस्ट कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसने शी डिड अ सर्जरी और पेशेंट मर गई. तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से किसी पेशेंट का कुछ बुरा हो या डेथ हो, कोई भी नहीं चाहेगा. लाइक आपको एक एग्जांपल मैं दूंगी, स्मिता पाटिल डाइड ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज. तो आप सोचो वो शी वॉज तो इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, कितने डॉक्टर्स आके खड़े हुए होंगे, एंड शी वॉज एन एक्ट्रेस हु वॉज अर्निंग सो वेल, बट स्टिल शी कुड नॉट सेव. तो हम जैसे आपने सुना होगा ये बात कि जो औरत का जो जन्म होता है, जब बाद डिलीवरी होती है, कहते हैं दूसरा जन्म होता है उसका, राइट. बिकॉज रीजन बीइंग कि वी नेवर नो व्हाट मे गो रॉन्ग. सब एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली, सडनली यूट्रस स्टार्ट्स, व्हेन यूट्रस ब्लीड्स सो इट ब्लीड्स जस्ट लाइक एज इफ यू ओपनड अ टैप, और हम पूरी रात खड़े रह जाते हैं. वी आर अनेबल टू कंट्रोल दैट ब्लीडिंग. Absolutely. तो अब इतनी वॉयलेंस अगर हो रही है, अब किसी का बच्चा मर जाता है, अ मदर कमिट्स, अ डॉक्टर एंड अ मदर एंड अ वाइफ हैड टू कमिट सुसाइड कि शी वॉज सो कि भाई मेरे को पुलिस उठा के ले जाएगी ये वो करके. Yes, तो एंड वॉयलेंस आप देख रहे हो, लोग कहते हैं कि कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मार डालते हैं. सो मेनी वीडियोज सर्कुलेट ऑलमोस्ट एवरी डे कि सम और द अदर डॉक्टर इज बीइंग बैश्ड. तो हु वुड लाइक हिज और हर किड्स टू take such a branch? The government will have to make efforts if they want brilliant. Like when I did my MBBS, so the first two choices were medical and engineering. They were the first two choices. But now, as you said, it has gone down. It has gone in the ranking. I think we should congratulate Velox Media कि आज सुबह ही मंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ पर मंथन से जो बातें आएंगी शायद वो दिशा देंगी हमारी मिनिस्ट्री को. तो आई थिंक इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं. I think you guys should document it and forward it to the ministry, क्योंकि ये इतने minute observations मैंने किसी मंच पर आज तक साझा नहीं किए एक साथ. So thanks for this. मैं अब डॉक्टर अनुज सर के पास जाना चाहूँगा. और डॉक्टर अनुज सर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी से आते हैं. बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है उत्तराखंड में. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर. आपके अपने अनुभव क्या हैं? पहले तो आपके मिशन से जुड़े हुए जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, स्किल के हिसाब से या एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से क्या वो आपके पास वो इशू आते हैं कि स्किल्ड वर्कफोर्स आपके पास नहीं है, और अगर आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है सर, और फिर सॉल्यूशन? थैंक यू डोभाल जी, एंड थैंक यू वेलॉक्स मीडिया कि मुझे यहाँ पर इनवाइट करा. मैं अपने मिशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आगरा से मैंने MBBS करा. उसके बाद 15 साल मैं केरल में था, वायनाड के एक ट्राइबल एरिया में. आई सर्व्ड देयर. और 2012 में उत्तराखंड में आया.
तो क्योंकि बताया गया बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, अपने देवभूमि हैं, 4 धाम, अपने हेमकुंड साहिब भी हैं 5, और वहाँ पर बहुत मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, पहाड़ पे भी है। तो धीरे धीरे हमने यहाँ एक रिमोट एरिया है धर्मावाला, यहाँ से 40 किलोमीटर पौंटा साहिब के हिमाचल और यूपी के बॉर्डर पे है, हमने वहाँ एक डिस्पेंसरी से चालू करा और पूरे पहाड़ों में ट्राइबल बस्तीज़ में जौनसार एरिया में अपने कैंप्स लगाने चालू करे तो समझ में आया, और धर्मावाला में एक हॉस्पिटल से धीरे धीरे उसको हमने बड़ा करा और वो स्पोक एंड हब मॉडल हमने क्रिएट करा है। तो पहाड़ों में हमने चारों धामों के मार्ग पर अपने हॉस्पिटल खोले, बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पे, उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पे, नारायण कोटी केदारनाथ मार्ग पे और पीपल कोटी बद्रीनाथ पे, और फिर हमने बद्रीनाथ मार्ग, केदारनाथ मार्ग, ऊपर टेम्पल और गंगोत्री में भी हमारे हॉस्पिटल हैं, अल्मोड़ा पेटशाल में हमारा हॉस्पिटल है। तो गैप समझ में यही आया कि पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। तो बेसिक चीज़ है, बेसिक एमिनिटीज़। अगर वहाँ एक तो पहुँचने का, अब थैंक्स टू गडकरी जी सब अच्छी जगह रोड्स बन रही हैं ऑल ओवर भारत, हर जगह रोड डेवलप हो रही हैं। एक ये नहीं तो आप पहले पहुंचते थे बद्रीनाथ, पहुंचने में देहरादून से 14 घंटे लगते थे, आज वो आप 9 घंटे में पहुंच सकते हैं, 5 घंटे का ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया है, रोड सर बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ आराम से आप जा सकते हैं। तो वो एक तो आपको बेसिक एमिनिटीज़ डॉक्टर को, स्टाफ को देनी पड़ेंगी। अच्छा घर हो, अब हम धर्मावाला में हैं, हमारे पास आसपास डॉक्टर हैं, वहाँ कोई रहने के लिए घर नहीं है प्रॉपर, कि डॉक्टर को एक प्रॉपर घर मिल जाए, क्योंकि वहाँ कोई किराए के हिसाब से बनाता ही नहीं है। और पहाड़ों पे आपको भी पता है घर कैसे बनाते हैं, अपने हिसाब से बना लिए, कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाता है। अच्छा यहाँ एक कमरा यहाँ बना लो, ज़रूरत ही एक कमरा और बना लो, टॉयलेट बाहर बना दिया, वो बना दिया। तो बेसिक एमिनिटीज़ एटलीस्ट डॉक्टर वो करके आता है, उनको लगता है रहे। पैसे से ज़्यादा है कि एक थोड़ा सा कंफर्ट हो, वो 8, 10, 12 घंटे की ड्यूटी करके आया है, बताया है पेशेंट को, सीरियस पेशेंट था, सीरियस पेशेंट देखे, डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, उनको भी मन में लगता है ये ठीक हो। जैसे मैडम ने भी बताया, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता, वो तो ये चाहते हैं कैसे अच्छे से अच्छा हो। और उसके बाद भी एक अच्छा रहने का, खाने का नहीं मिले उसे, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि एक बेसिक एमिनिटीज़ उनके रहने के लिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, मैं कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ देखे क्वार्टर्स देखे, रहने लायक नहीं है, बना देते हैं, मेंटेन कैसे होता है, लीक करता रहता है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। एक बार बन जाता है फिर मेंटेनेंस तो ना के बराबर है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्वार्टर्स बनाते हैं, इवन हॉस्पिटल भी जो हैं वो नहीं बनाते हैं, तो कैसे रह पाएगा कोई। तो वो गैप हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा, ऑब्वियसली स्किल्ड तो नहीं है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ भी खुल गए हैं, इवन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हालत अच्छी नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हार्डली 10% अच्छे होंगे जो आज की तारीख में, क्योंकि फैकल्टीज़ नहीं है, नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। मैं जब था, स्टालवार्ट थे हमारे समय, डॉक्टर एलेंस थे, डॉक्टर KP श्रीवास्तव थे, सर अच्छे से जानते होंगे आगरा मेडिकल कॉलेज में, हाजरा सर थे, पटनी सर थे, तो इतने अच्छे अच्छे थे। उसके बाद फैकल्टी लेना ही बंद कर दिया, और अभी डॉक्टर्स की प्रेफरेंस नहीं है मेडिकल कॉलेज पहली, क्योंकि सैलरी एक इशू है, 2-3 लाख वहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग 1 लाख से होती है, और प्राइवेट में वो आप 5-6-10 लाख आराम से कमा लेते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर अलग, नेतागिरी अलग हो जाती है, गुंडागर्दी अलग, क्योंकि गवर्नमेंट में तो वो ये समझते हैं वी आर पेइंग टू द डॉक्टर्स, कि भाई हम तुम्हें पे दे रहे हैं, नेता लोग ऐसे समझते हैं। तो उससे बड़ा वो पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग, दून मेडिकल कॉलेज में तो मैडम हैं, कितने डॉक्टर्स छोड़ के जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टर। एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैडम को मालूम है उनकी ड्यूटी VIP ड्यूटी में लगा देते हैं, उन्होंने थ्रेट दी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तब उनकी ड्यूटी लगानी बंद करी गई। तो ऐसी चीजें, but in the meanwhile, sorry to interrupt, sir, but in the meanwhile, because you pointed out a very interesting pain point, do you think that medical education expansion outpaces the faculty availability जो आपने भी कहा, और शायद इसी वजह से क्वालिटी गैप आ रहा है। आपने सीट्स बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, बट जो फैकल्टी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो उस अनुपात में शायद नहीं है। फैकल्टी की अवेलेबिलिटी है, बट ट्रेंड फैकल्टी नहीं है। ट्रेन फैकल्टी, यंग डॉक्टर्स आ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेट में एज लिमिट 70 कर दी डॉक्टर्स की, कि आप गवर्नमेंट में 60 है, एम्स में आप शायद 65 कर दिए है, पर प्राइवेट में उन्होंने 70 तक अलाउ कर रखा है।
तो जो डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद जाता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को अपनी रिकॉग्निशन के लिए ऐसे सीनियर प्रोफेसर चाहिए, वो प्रोफेसर, सर सॉरी टू से, मैं मतलब 90% प्रोफेसर जाके पढ़ाते नहीं हैं, दे टेक द सैलरी जस्ट फॉर देयर नेम प्रोफेसर के प्राइवेट में। तो बड़ा, और जो हाँ मैं इसीलिए मतलब कई जगह सिनेरियो अलग हो सकता है, पर वो जाके पढ़ाते नहीं है। सीनियर जो डॉक्टर होते हैं वो खाली अपना नाम देने के लिए दे चार्ज द वो, तो वो गलती हमारी भी है। तो जूनियर्स को तो सीनियर्स ही सिखाएंगे ना, तो जूनियर फैकल्टी वो क्या पढ़ाएगी जब उनका वो एक्सपोजर ही नहीं है, स्किल्ड वो है ही नहीं। और क्योंकि कभी भी था, कोई भी प्रोफेशन हो, आप डिग्री खत्म करके तुरंत प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। एनी प्रोफेशन आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है 2-3 साल का, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। एनी प्रोफेशन, खाली हमारा मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं है, बट मेडिकल में सबसे ज्यादा है, ROI सबसे ज्यादा है, बिकॉज you are playing with the life of the person. And very interestingly, कुछ दिन पहले मैं एक शो कर रहा था और मुझे इस बारे में बताया गया कि मुझे बताइए, इंजीनियर 4 साल में तैयार हो जाएगा, आर्म फोर्सेज में आप जाना चाह रहे हैं तो आप CDS का पेपर निकालिए, 1 महीने 1 साल की ट्रेनिंग करिए IMA में, बन गए आप आर्मी ऑफिसर। बट एक डॉक्टर बनने में जो ROI है वो इतना लंबा है, 10 से 15 साल लगते हैं। Absolutely. पर मैं क्या कहता हूँ, ये हमारे डॉक्टर्स को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैंने 15 साल लगा दिए इसलिए मैं पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करूंगा। इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। जो भी बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको मालूम होना चाहिए ये एक सेवा वाला प्रोफेशन है। राइट सर। वो इसी माइंडसेट से आए कि मुझे पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा पर पुण्य बहुत मिलेगा। मेंटल सेट जो डॉक्टर्स का आज की तारीख में भी सोसाइटी में रेस्पेक्ट और किसी प्रोफेशन में नहीं है। अग्री। अभी भी डॉक्टर्स जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एथिकल एंड रेशनल, वो उनको भगवान ही मानता है मरीज। एब्सोल्युटली सर। मूविंग ऑन, मैं डॉक्टर प्राची शारदा के पास भी आना चाहूँगा। सबसे यंग हैं हम सबके बीच में से, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर शारदा, आप थोड़ा सा बताइए कि जो स्किल गैप में कहीं आप, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हैं, क्या आप मेंटल हेल्थ का कोई इशू देख रहे हैं? क्योंकि मैम ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रेज करी, हमारे सारे पैनलिस्ट ने रेज करी, और ऐसा लगता है कि उस प्रोफेशन में उस स्किल को लेने के लिए लोग शायद इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो क्या आप इसको एक पेन पॉइंट की तरह देखती हैं, और आपका अपना पर्सपेक्टिव स्किल गैप को लेकर क्या है? Hello, good evening everyone, and thanks to the organizers for inviting me here. Just like Sir said about the skill gap and mental health issues, I would just like to bring forward some statistics, global statistics, जहाँ पे we can see that 1 out of 3 healthcare workers has major burnout. Also, if you look specifically at India, we see that 62% of our healthcare workforce has faced major psychological distress during the pandemic, and around 55% of them wanted to actually leave the hospital and go. So when you see that it is such a big gap, I feel that, you know, mental health should be a core policy concern for retention of healthcare workers. Also, I think that we should take some leaves from policies that have been made globally and have seen successes. So there are quite a few good practice models globally which have helped the countries retain their health workforce. So one of the very interesting and offbeat models is by South Korea, where there is a major focus on quality of healthcare, and then there is also a measurement of this quality of the skilled workforce. So there are certain KPIs that the doctors also have to meet, and then the South Korean government, whoever has top grades or better KPIs, they actually are published in national newspapers. They are given positions of respect. They are given honorary positions. They're also invited to really, you know, high-scale events or big conferences, or even things like concerts. Since K-pop is a big thing, you know, in the young audience, these doctors are called to these conferences and they're awarded over there.
And this puts them at such a stage that the younger generation looks up to them. They actually think that, you know, this is such a great profession. We have someone coming to a K-pop concert who's being actually honored by the country. So I think when you look at how you can get more workforce, how you can get more skilled workers into the workforce, from the younger generation, I think South Korea has sort of found that gap and tried to bridge it. Sorry to interrupt. Do you suggest here, on a lighter note, हमने Grey's Anatomy और बहुत सारे सीरीज देखे हैं. हिंदुस्तान में हमने वो हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का वो चार्म टीवी पे नहीं देखा, ना किसी धारावाहिक में, ना किसी सीरीज में, ना किसी. हमेशा डॉक्टर को मतलब इस तरह से रखा जाता है कि ये तो बहुत विलन की तरह है, बहुत रूड है. और जबकि आपने सही कहा, के पॉप में, के ड्रामा में हम देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर ओरिएंटेड बहुत अच्छे शोज बन रहे हैं. एंड देन पीपल लुक अप टू देम, दे सी हीरोज एंड हीरोइंस इन देम. तो डू यू थिंक, यू सजेस्ट? So yes, of course, media plays a big role, and if we speak particularly about South Korea, they have actually not exported so many products as much as they have exported their culture, right? Yes. So it's all over the world right now. So, and you know, coming to that stage and showing that your healthcare workers are the most important amongst this culture also, that takes it a step forward. If you then look at Australia or even Canada, they have just dropped down their shift timings in emergencies and ICUs, where there were earlier 16 to 18 hours of shift. Now they have dropped it to like 10 hours of shift. Right. They do not give their doctors more than 4 consecutive night duties. It's a policy there. Also, they have 24/7 mental health care support. Very well Every spoken. doctor has a mental health care support. They have their telemedicine. They have helplines that will help specifically to healthcare workers. They have counselors who are trained and sensitized towards healthcare worker problems. So, you know, the quality of that platform is also maintained. Right, ma'am. Beyond this, if I may. संक्षेप में अगर आप कर सकें. So just one more thing that I would like to add is, you know, if we take a leaf out of all of these global healthcare models, I think mental health is one of the most important things for retention of skilled healthcare workers, because that is where they are being hit the most. And yes, that's from my end. मैं सिर्फ एक कमेंट करूँगा. Yes, sir. दीपक, तुमने ठीक कहा. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल में, मीडिया एकदम पहुँच जाता है. Correct. वो दिखाता है. कभी मीडिया ने ये दिखाने की कोशिश की कि इस डॉक्टर ने इतना अच्छा काम किया. मीडिया में भी स्किल गैप है सर. तो बिल्कुल ठीक है. यदि मीडिया साथ दे तो डॉक्टर प्रोफेशन को बहुत अपलिफ्टमेंट मिल सकता है. ये मैं आपसे अपने दिल की बात. आपने सर बहुत अच्छी बात बोली, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि समटाइम्स मीडिया, मैं यहाँ पे मीडिया का एक स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि समटाइम्स वी जस्ट हैव टू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड. कि इस पे पहुँचना कि किसकी क्या गलती थी, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता सर. एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ पेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोफेशन. So so completely agreeing with you and just putting my perspective. One thing I'll also add, but like you talked about South Korea, Canada, पर लेकिन कहीं आपने सुना कि डॉक्टर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है? तो कहीं आपने ऐसा सुना किसी और कंट्री में? सॉफ्टेस्ट टारगेट. आप सोचिए अभी, इफ़ यू रिमेंबर, अभी कोविड जो पैंडमिक में देयर वाज अ फोटो वीडियो सर्कुलेटिंग जर्मनी में, जो वाइस चांसलर वीसी मिसेस मर्केल, शी वाज, the doctors were walking ahead, she was walking behind them. Have you seen anywhere the prime minister or a vice chancellor of a country walking behind the doctors? But they give so much regard to the doctors. अब एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगी, कलकत्ता में वो लड़की मर गई. A young doctor, a brilliant doctor, she died. And media ने क्या किया? Did her parents get justice? कुछ नहीं. डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक करते हैं, दे आर बीइंग हिट या कुछ भी, मीडिया कहता है डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हैं, देखिए इतने मरीज बेहाल हो रहे हैं. तो क्या कभी मीडिया डॉक्टर्स की भी फ्लाइट उठाने की कोशिश करता है? नहीं, लेकिन सर ने जो कहा ना, अगर मीडिया डॉक्टर्स के साथ आ जाए, आपने खुद ही कहा कि डॉक्टर्स जो रैंक 5वीं 6ठी पे जो प्रेफरेंस आ गई है, कौन चाहेगा कि मुझे मार पड़े कल को? मैम, मुझे लगता है कि फिर ये ऐसा एक नया पर्सपेक्टिव खुल जाएगा जिसमें शायद बहुत संभावनाएं हैं चर्चा करने की. बट आप लोगों ने जितने भी इनपुट्स दिए हैं, इनसाइट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं. एंड आई वुड अगेन कॉन्ग्रेचुलेट विलॉक्स
to organize such a great, in-depth, extensive, conversations. और यहाँ से जितने भी insights निकले हैं वो गवर्नमेंट तक जाएं, वो इम्प्लीमेंट हों और एक बेटर वर्कफोर्स हमें मिले, उसमें स्किल गैप की कोई गुंजाइश ना रहे, उसमें मेंटल हेल्थ की कोई इश्यूज ना रहे और सबको न्याय मिले, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और चाहे वो जो मरीज हैं और उनके स्टेक होल्डर्स हैं। I'll add up मीडिया में भी जाए। यस सर। मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक बात कहना चाहूँगा। यस सर। उत्तराखंड वो जगह है जिसने बहुत कुछ दिया है मेडिकल साइंस के लिए, और बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि चरक जो हमारे आयुर्वेदा साइंस के चरक, उन्होंने चरक संहिता उत्तराखंड में लिखी थी। यहाँ से मतलब ये दुगड्डा एक जगह है, दुगड्डा के 10 किलोमीटर चरक की पहाड़ी है, वहाँ बैठ के लिखी। तो कम से कम उस जगह को तो हम रेस्पेक्ट दें, ये मेरी उत्तराखंड से एक गुजारिश है। यस सर। सो इस मंच के माध्यम से जितनी भी बातें यहाँ पर की गई हैं, मुझे लगता है कि आप सब तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आए हुए आज के तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया विलॉक्स मीडिया का। थैंक यू सो मच।